बच्चों, आप सबको टूडे एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब क्लास नाइन्थ मैथ चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा दोस्तों। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट हमारा आता है लाइन। कौन सा आता है तो बच्चों? लाइन आता है। तो लाइन के बारे में देखते हैं दोस्त। लाइन क्या कहती है बच्चों? ए line has infinite length. A line has infinite length. It has no breadth. It has no breadth, volume and end point. The symbol is, बेटा लाइन का सिंबल ए है। ठीक है, आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। इसको हम बाई डायग्राम इसको समझते हैं। हमारे पास लाइन ए बी है। ये हमारे पास एक लाइन है बेटा ए बी हमारे पास लाइन है। ये जो देख लीजिए बेटा, ध्यान दीजिए कि जो एरो का साइन बना हुआ ना, इस एरो के साइन से हमें ये पता चलता है कि यह दोनों तरफ से हम जितना चाहें उतना इसको बढ़ा सकते हैं। और यदि हम इसको लिखते हैं तो हमें लिखते हैं कि ए बी हमारी एक लाइन है। लाइन को रेखा कहते हैं। आइए दोस्त, दूसरा पॉइंट हमारा है जिसे कहते हैं रे। दूसरे पॉइंट को क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो आइए उसके बारे में हम लिखते हैं। ए रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे जो होती बेटा, ये लाइन की एक पार्ट है विथ वन एंड पॉइंट। The symbol is रे का जो सिंबल है बेटा ये होता है। आइए इसको भी हम रे डायग्राम से समझते हैं। बेटा, अभी ये बताया गया कि जो रे होती है वो लाइन की पार्ट होती है और इसका वन एंड पॉइंट होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया एक ए बी हमारी एक रे है। क्योंकि इसका एक पॉइंट जो है एंड नहीं है, ये दूसरा पॉइंट हमारा ए एंड है। तो जब हम बेटा रे को लिखते हैं तो एंड पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं, एंड पॉइंट से ही शुरू करते हैं। तो ए बी हम इसको लिखते हैं रे ए बी। ये सही तरीका है। लेकिन यदि आपका ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो? ये लिखा हो रे बी ए। अगर रे बी ए लिखा है तो यह बेटा यह पैटर्न जो है आपका गलत है। आपका जो राइट पैटर्न है लिखने का तरीका है वो रे ए बी है। क्योंकि जिस पॉइंट से हमारी रे एंड होती है उसी पॉइंट से हम इसे लिखना शुरू करते हैं। आइए दोस्त, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं अपना। तीसरा पॉइंट हमारा है लाइन सेगमेंट। तीसरा पॉइंट है बेटा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट की आइए डेफिनेशन देखते हैं। क्या है लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन? ए लाइन सेगमेंट इज a part of line. It has
it has fixed length, it has fixed length and two end point, it has two length and two end point. The symbol is, इसका जो symbol होता है बेटा ये होता है, symbol इसका ये होता है जिसका दो end point होता है। आइए हम रे डायग्राम से इसको समझते हैं, आइए हम डायग्राम से समझते हैं। ये भी क्या है बेटा, एक पार्ट है, लाइन का पार्ट है, जैसे PQ ये पार्ट है। और देख बताया गया दोस्त, हमारी डेफिनेशन बताया गया कि इसके टू एंड पॉइंट होते हैं। टू एंड पॉइंट मतलब देखिए इधर भी एरो नहीं लगा है, इधर भी एरो नहीं लगा है। अब जब एरो नहीं लगा होता है दोस्त बेटा तो उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं दोस्त हमारी PQ जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, इस प्रकार से इसको लिखते। अगला पॉइंट है दोस्त हमारा जिसे कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट। चौथा पॉइंट दोस्त हमारा क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट। क्या, कोलिनियर पॉइंट के बारे में देखते हैं दोस्त क्या है। तो मैंने चौथा अपना कोलिनियर पॉइंट लिख लिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है कि 3 or more लाइन, क्या 3 or more line lie on the same line they are called कोलिनियर पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें बेटा सबसे पहले हमें केवल मेन पॉइंट हमारा जो इसमें 3 बातें हैं, क्या है 3 बातें, 3 or more पॉइंट, 3 or more पॉइंट्स। क्या देखना बेटा, 3 or more points lie on the same line। जैसे ये एक से एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं, 3 or more lines lie on the same। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है बेटा A, दूसरा पॉइंट है हमारा B, तीसरा पॉइंट है हमारा C, चौथा पॉइंट है हमारा D। और ये चारों पॉइंट देखिए बेटा एक सीधी रेखा के ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम कह सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर अ कोलिनियर पॉइंट। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारे जितने पॉइंट्स हैं, सो में लिखा जा सकता है कि पॉइंट्स A, B, C एंड D आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर आते हैं, बिकॉज दे लाई ऑन सेम लाइन। ठीक है दोस्त। अगला हमारा 5वां पॉइंट होता है बेटा, 5वां पॉइंट है हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट। आइए देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं दोस्त। नॉन कोलिनियर पॉइंट की हमारी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, 3 or more points do not lie on the same line, they are called non-collinear point।
नॉन कोलिनियर नियर पॉइंट्स। आइए दोस्त देखते हैं, इसमें हम देखते हैं दोस्त क्या कर रहा है, 3 or more points do not lie सेम लाइन। क्या सेम लाइन? जब हमारे 2 या 4 पॉइंट आप देखिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, हमारे पास ये 4 पॉइंट हैं दोस्त, और ये देखिए सीधी रेखा में नहीं है, ये सेम लाइन पर नहीं है, ये डिफरेंट लाइन पर हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि पॉइंट कोलिनियर पॉइंट नहीं है। सो लिख सकते हैं पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। ये सारे क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। आइए दोस्त अगला हम देखते हैं अपना नॉन कोलिनियर पॉइंट के बाद है अपना, देखते हैं 7वां। हम देखते हैं अब हमारा जो लाइन का इस लाइन का सब था वो हमारा कंप्लीट हुआ। 7वां एंगल के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा? एंगल। दूसरा वर्ड इसमें हमारा एंगल है, तो एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। एंगल क्या है बच्चों? एंगल की डेफिनेशन देखते हैं, when two rays originate from the same point, that point formed an angle। कह रहा कि दोस्त आइए देखते हैं इसको रे डायग्राम से। क्या कहता है कि एंगल क्या है? कह रहा कि व्हेन 2 rays, ध्यान दीजिए बेटा, 2 rays originate from same point, that point formed angle। कह रहा कि व्हेन 2 rays, ऐसे देखिए ये हमारी एक रे ए है, दूसरी रे ए है, रे जो हमारी ए बी, और दूसरी रे हमारी बेटा बी सी। ये दोनों रे जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही, मतलब निकल रही हैं, जहाँ पर मीट हो रही हैं, वहाँ पर एंगल बनता है। तो ये जो बना हुआ बेटा ये एरिया, इस एरिया को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इस एरिया को एंगल कहते हैं बेटा। इसको आर्म कहते हैं, आर्म, और इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्टेक्स कहते हैं। तो ये हमारा और जो हमारा एंगल का सिंबल होता है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं? एंगल ए बी सी। और बेटा ध्यान दीजिएगा कि जिस पॉइंट पर हमारा एंगल बनता है वह पॉइंट हमारा बीच में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं बेटा इसके बाद हमारा 8वां टॉपिक क्या है। 8वां टॉपिक हम देखेंगे अपना टाइप्स ऑफ एंगल। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो हमारे जो एंगल होते हैं बेटा वो 7 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 टाइप्स से होते हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारा एंगल जो है बेटा, नंबर 1 हमारा है एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन देखते हैं बेटा। व्हेन an angle measure between 0 degree and 90 डिग्री। 0 और 90 के बीच में हो तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं?
एक्यूट एंगल कहते हैं। आइए देखें, अगर इसको डायग्राम में देखें बेटा तो हमारे जितने भी एंगल होंगे, ये आपका एंगल है ABC, ये जो बेटा 90 डिग्री से कम है, मान लीजिए 45 डिग्री है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। यह कौन है? एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे आपको बताऊं ये एक्यूट एंगल है, एंगल लिख सकते हैं। सो एंगल ABC इज एन acute angle because is less than 90 degree or more than 0 डिग्री है। ठीक है बेटे, तो इसे हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल। आइए दूसरे प्रकार का एंगल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हमारा टाइप एंगल है, उसे कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं दोस्त? राइट एंगल। राइट एंगल की डेफिनेशन देखते हैं बेटा। होगा एन एंगल मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री। वह कोण जिसको हम एंगल को एग्जैक्ट कंप्लीट 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। जैसे दोस्त ऐसे लिया जाए, ये अगर मैं बताऊं एंगल PQR, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो इसको हम कह सकते हैं सो एंगल PQR राइट एंगल। क्या कह सकते हैं? राइट एंगल। तीसरा हमारा एंगल क्या कहता है? तीसरा एंगल कौन सा है? हमारा तीसरा एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल दोस्त। तो आइए ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या कहता है बेटा? कि कहता है कि एन एंगल मेजर more than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री। किसके बेटा? 180 डिग्री के लेस देन होगा। तो इसको भी हम देखते हैं कि हमारा जो भी एंगल किससे, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अगर हम रे डायग्राम से देखें तो ये हमारा एंगल जो है वो, मान लिया एंगल हमारा MNO है और ए जो है 120 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं सो एंगल MNO इज ऑब्ट्यूस एंगल। क्यों? क्योंकि ये 90 से अधिक है, 180 से कम है। आइए दोस्त चौथे एंगल के बारे में हम देखते हैं। अपना चौथा एंगल कहता है स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा? उसकी जाइए डेफिनेशन लिखते हैं। एन एंगल मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री। जिस एंगल को बेटा हम कंप्लीट 180 डिग्री मापते हैं, 180 डिग्री मापते हैं, तो हमारा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। आइए देखते हैं, ये आपका ये हमारा एंगल PQR, हमारा जो ए एंगल है बेटा, ये वाला एंगल जो है यह 180 डिग्री है, क्योंकि ये किसी एक रेखा पर बना हुआ कोण है। तो हम लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि एंगल PQR
इक्वल टू 180 डिग्री। यह हमारा स्ट्रेट एंगल है। आइए दोस्त पांचवा एंगल अपना पढ़ते हैं। पांचवा एंगल हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। आइए दोस्त रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं। एन एंगल मेजर more than 180 degree but less than 360 degree। more than 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। आइए दोस्त देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या कहती है। जिस एंगल का मान मोर देन 180 हो और लेस देन आपका 360 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। आइए हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। जैसे बेटा हमारा एंगल क्या है? मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। जैसे ध्यान दीजिएगा उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, मोर देन 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए जैसे आपका हमारा एंगल ये बन गया। क्या है? ये बन गया बेटा, ये बन गया हमारा क्या बन गया? ए बी और सी हमारा एंगल ये है, ए बी सी। तो हमारा जो इससे मोर देन 180 बट लेस देन 360, तो हमारा एंगल जो ए बना दोस्त, ये वाला एंगल जो ए एंगल बना, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, ये एंगल क्या है? 180 से अधिक है और 360 से कम है। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, सो एंगल ए बी सी, और ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। लिख सकते हैं ए बी सी हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। आइए दोस्त लास्ट अपना एंगल पढ़ते हैं। लास्ट एंगल हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट एंगल है दोस्त हमारा रिफ्लेक्स नहीं, कंप्लीट एंगल। क्या है दोस्त? कंप्लीट एंगल। बच्चों लास्ट हमारा है कंप्लीट एंगल। आइए कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन क्या कहती है कि एन एंगल मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री। उसको जिसका हम मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 डिग्री हो बेटा, एग्जैक्टली 360 डिग्री, उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे किसी पॉइंट पर बना हुआ कोण, किसी पॉइंट का बना हुआ कोण जो होगा वो क्या होगा? 360 होगा। किसी पॉइंट का मतलब पॉइंट ए पर बना कोण क्या होगा? वो 360 डिग्री होगा। सातवां अपना एंगल है, सातवां एंगल अपना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेटा आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हम डेफिनेशन देखते हैं कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, they are called complementary angle to each other। जैसे बेटा क्या है, अगर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहा है कि सम ऑफ टू एंगल। मैंने एग्जांपल आपके लिए लिया कि 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, ये हमारे पास दो एंगल हैं। हमारी डेफिनेशन कह रही है कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। यदि इन दोनों का मान, अब हम देखते हैं सम ऑफ एंगल्स क्या होगा? 40 डिग्री प्लस
50 डिग्री। अब इनका योग बेटा क्या 90 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आइए दोस्त अगला टॉपिक देखते हैं अपना 8वां, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। आइए दोस्त इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree. They are called supplementary angle. Supplementary angles to each other. आइए दोस्त इसमें हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है? सम ऑफ टू एंगल्स कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, समझाते हैं आपको। जैसा कि हमारा है 110 डिग्री और 70 डिग्री, हमारे पास दो एंगल हैं और एक हमारी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दोस्त, अगर हम इन दोनों एंगल का सम करें, सम ऑफ एंगल्स, तो क्या होना चाहिए? 110 प्लस 70 दोनों का योग 180 आ गया दोस्त। जो हमारा एंगल दोनों का सम जो 180 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल जो हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। आइए दोस्त अगला हम देखते हैं एंगल हमारा जो लास्ट है वो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है दोस्त बेटा? आइए उसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है कि द टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, द टू एंगल्स आर adjacent angles. The two angles are adjacent angles when they have बेटा इनकी 3 कॉमन पॉइंट्स होते हैं। जैसे लिखते हैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है ए कॉमन आर्म। इनकी एक भुजा जो होनी चाहिए वो कॉमन होनी चाहिए, और ए कॉमन वर्टेक्स, इनके एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, और देयर तीसरा इसमें क्राइटेरिया बेटा, देयर नॉन कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं बेटा, वो कॉमन आर्म्स आर क्या होनी चाहिए? अपोजिट साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अपोजिट साइड्स होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म्स के अपोजिट होना चाहिए। आइए हम इसका एग्जाम्पल डायग्राम बनाकर देखते हैं। डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमारे पास बेटा ये एंगल है, एक हमारे पास एक एंगल है ABC, और इसमें हमारी एक रे स्टैंड है। ये हमारी रे जो है, ये रे हमारी ABCD है। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक एंगल हमारा A है, दूसरा एंगल हमारा A है, ये दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल हैं कि नहीं हैं? आइए पहले हम अपने इसको कंडीशन को देखते हैं। हमारी कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन कहती है बेटा एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो इसमें आप देखिए कॉमन आर्म जो है BD जो है वो कॉमन आर्म है, आपकी ये आर्म दोनों में कॉमन है। उसके बाद बेटा कहता है कि ए वर्टेक्स इसका कॉमन होना चाहिए। दोनों एंगल का वर्टेक्स हमारा भी कॉमन है, दोनों का एंगल का वर्टेक्स भी कॉमन है। और कह रहा देयर नॉन कॉमन आर्म्स
अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म्स। इसे देखिए कॉमन आर्म्स के साइड जिसकी जो नॉन कॉमन आर्म है ए बी और बी सी, ये वाली बेटा और ए वाली दोनों आर्म क्या हैं, कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड्स हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा एंगल, तो हम लिख सकते हैं सो एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर adjacent एंगल, आर adjacent एंगल, adjacent एंगल, ये adjacent एंगल के पेयर हैं क्योंकि इसमें हमारी तीनों क्राइटेरिया हो रही है। आइए 9 देखते हैं। 9 टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ लाइन, पैरेलल लाइन। नंबर 1 पैरेलल लाइन, उस डेफिनेशन देखते हैं। पैरेलल लाइन्स लाई इन अ सेम प्लेन, दे हैव always same distance between them, they are called parallel lines to each other। हम कह सकते हैं कि वह पैरेलल लाइन है एक दूसरे की। द सिंबल इज, पैरेलल लाइन का सिंबल ये होता है बेटा। इस प्रकार से हम पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम इसको रे डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम से अपना देखते हैं। जैसे हमारे पास लाइन एक ये है, लाइन हमारी L, दूसरी लाइन हमारी A है, लाइन L और लाइन M, ये हमारी दोनों पैरेलल हैं क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस हमारे बराबर है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि लाइन L पैरेलल किसके है, M के है। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है बेटा उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस lie in a same plane, they meet at a point are called intersecting lines। आइए बेटा इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। इंटरसेक्टिंग करा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो कहाँ होती है बेटा, एक सेम प्लेन में होती है, लेकिन वो एक जगह मीट करती है, किसी एक पॉइंट पर मीट करती है। जैसे अगर मैं आपको लूँ, हमारे पास एक लाइन ये है, लाइन M, दूसरी लाइन हमारी A है, लाइन N। ये दोनों लाइन हमारे किसी पॉइंट O पर मीट कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं लाइन L और M हमारी जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। आइए दोस्त तीसरी लाइन हम अपनी पढ़ते हैं। तीसरी लाइन है परपेंडिकुलर लाइन। क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। तो आइए दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दोनों क्या होती हैं बेटा, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन इसमें क्या है, दैट फॉर्म
वो जहाँ पर मीट करती हैं वो दैट फॉर्म राइट एंगल, वो क्या बनाती हैं, राइट एंगल बनाती हैं। द सिंबल इज परपेंडिकुलर का सिंबल बेटा ये होता है। ठीक है, आइए इसको हम रे डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमारी एक लाइन बेटा ये है, लाइन हमारी ये भी हमारी लाइन है, और इस पर हमारी दूसरी लाइन पी क्यू है, जो कि इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम लिख सकते हैं कि लाइन पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। आशा करता हूँ बेटा कि हमारी वीडियो आपको सबको अच्छी लगी होगी, हमारा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।